का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है सर? आज हम लोग जब खबरों पे बात कर रहे थे तो कई सारी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आई और दो खबरों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी न्यूज़ रूम में। प्रतिस्पर्धा ये थी कि भारत ने हार्डवेयर के एक्सपोर्ट के लिए जो परमानेंट लाइसेंसिंग की बात, मैंडेटरी लाइसेंसिंग की बात की थी, अंततः उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया और उससे कदम पीछे खींच लिया गया। हम इसे महत्वपूर्ण माने, हम माने कि भारतीय शेयर बाजार में एक किस्म का बबल बनता दिख रहा है, सट्टेबाजी होती दिख रही है, इसे महत्वपूर्ण माने। और फिर बाद में शुभम ने तय किया कि दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों को ही सबसे बड़ी मान लिया जाए। तो ये आज दिन की दो सबसे बड़ी खबरें हैं जो अंशुमान जी ने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा खबरें कुछ और भी हैं जिनको चर्चा के लिए शामिल किया गया है। कौन सी खबरें हैं? शुरुआत आज करेंगे पाकिस्तान की एक खबर के साथ। बासमती चावल के बाजार में पाकिस्तान को मिल रही बढ़त। ये बढ़त क्यों मिल रही है? इस बढ़त मिलने के पीछे भारत भी एक वजह है। क्या पूरा मामला है, ये समझेंगे। क्यों बढ़े मनरेगा में काम मांगने वाले? शहरों में काम नहीं मिल रहा, मनरेगा में काम मांगने वाले बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये बताएंगे। ऐसा कैसे हो पाएगा आईडीबीआई का विनिवेश? आईडीबीआई का विनिवेश फिर फंसता दिख रहा है। अब आरबीआई को आपत्ति है। क्या आपत्ति है, ये जानेंगे। सीमेंट कंपनियों ने फिर बढ़ाए दाम। 2 बार सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ा चुकी हैं। क्यों बढ़ रहे हैं दाम, कहां बढ़े दाम, ये बताएंगे। कंप्यूटर आयात पर सख्ती से पीछे हटी सरकार। क्यों हटी पीछे? जब फैसला ले लिया था, पहले तो टाला मटोली थी कि आगे बढ़ेगा। अब फाइनली ये हो गया कि नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर तक तो आप बस रजिस्ट्रेशन कराइए और जितना चाहिए माल आयात कीजिए। क्यों हुआ ऐसा, ये जानेंगे। क्या शेयर बाजार में चल रही सट्टेबाजी? ऐसी आशंका है, ऐसा संदेह है, ऐसी संभावना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा बाजार में संकेत मिल रहे हैं, ये आपको बताएंगे आज दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। भारत की तरफ से बासमती निर्यात पर लगाई गई न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त से भारतीय बासमती चावल की बिक्री प्रभावित हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि भारत के बासमती निर्यात बाजार में दूसरे देश दखल दे सकते हैं और काबिज हो सकते हैं, जिस वजह से भारत के हाथ से बाजार निकल सकता है। अगस्त के दौरान ग्लोबल मार्केट में भारतीय पूसा बासमती चावल का औसत भाव $1550 प्रति टन दर्ज किया गया, जबकि पाकिस्तान के बासमती चावल का भाव $1109 रहा। पाकिस्तान की बासमती क्योंकि सस्ती है और भारत का एक्सपोर्ट पहले भी प्रभावित हो सकता है लगाई गई शर्त की वजह से। इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बाजार में कुछ एज मिल सकती है, कुछ बढ़त मिल सकती है। बासमती चावल के निर्यात के लिए $1200 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य की शर्त भारत ने तय कर दी है। इस वजह से भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। सर, इस बाजार में फिर क्या निर्यात के बाजार में बासमती चावल के पाकिस्तान के पास बढ़त का पूरा मौका है? कल हम लोगों ने इस चर्चा में इस बात पर संकेत दिया था कि भारत ने चावल के निर्यात पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए हैं, उसका सीधा असर भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस गंवाने के तौर पर सामने आना पड़ रहा है। जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया गया है, उससे भारतीय चावल महंगा हुआ है और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल के लिए अब जगह कम बची है। बासमती एक खास किस्म की चावल की किस्म है जिसको एक जियो टैगिंग मिलती है और उसमें भारत के अलावा पाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। और जब भारत का चावल बाजार में महंगा है तो पाकिस्तान को वहाँ बेहतर जगह मिल रही है। पर केवल बासमती की बात ही नहीं है, भारत ने चूंकि बाकी चावल का भी निर्यात बंद कर रखा है, नॉन बासमती चावल का निर्यात भी बंद किया है, तो जिन बाज़ारों में भारत का चावल जाता था, खासतौर से अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों में, वहाँ अब थाईलैंड और पूर्वी एशिया के देशों के निर्यातक पहुँच रहे हैं। यानी चावल का बाजार जब तक हम इस महंगाई के दौर से वापस लौटेंगे, भारत अपने चावल के निर्यात के बाजार के एक हिस्से को शायद गंवा चुका होगा, जिसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग जरूरी किए जाने का नियम फिलहाल के लिए टल सकता है। इस नियम को 1 अक्टूबर से लागू किए जाने की फिलहाल तैयारी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में नियम का लागू किया जाना 1 साल के लिए टाला जा सकता है। सर, क्या क्या तैयारियां पूरी नहीं थी, क्यों ये टल गया फैसला? ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है जो लंबे समय से प्रस्तावित था, लेकिन सरकार ने इसके बारे में जो अधिसूचना जारी की थी जनवरी 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तौर पर, और जिसमें सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने के लिए M1 कैटेगरी की कारों में 6 एयरबैग लगाने की बात थी। M1 कैटेगरी की वो कारें हैं जो आमतौर पर SUV या 8 सीटर कारें होती हैं, जिनमें ड्राइवर्स की सीट होती है, इसमें हैचबैक्स भी हैं, सेडान्स भी हैं, MUV और SUVs हैं। इनको M1 कैटेगरी की कारें कहा जाता है और इसमें 6 एयरबैग लगाने की बात कही गई थी कि
आगे की 2 सीट्स पर, बीच की 2 सीट्स पर और इसके पीछे वाली जो सीट्स हैं उन पर भी एयरबैग की व्यवस्था की जाए सुरक्षा से बचाने के लिए। इसे लागू कराने की जो तारीख थी वो तारीख निकल गई और सरकार ने फिलहाल अभी इसके लिए अगली कोई नया दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से इसे लागू किया जाना था। अभी सरकार इस मामले में इस पर फैसला लागू नहीं कर पाई है। बाजार से जो खबर आ रही है, ऑटोमोबाइल बाजार से, वो खबर थोड़ी दिलचस्प है। उसमें उस खबर का में पता चल रहा है कि कम से कम एक कंपनी तो ऐसी थी जिसने अपनी कारों में एयरबैग्स लगाने शुरू कर दिए थे और वो कंपनी हुंडई थी। हुंडई की कारों में इस तरीके के 6 एयरबैग का प्रोविजन आने लगा था। हुंडई ने अपनी क्रेटा, अपनी अल्काजार, आयोनिक 5 और टुसान इन कारों में 6 एयरबैग के प्रोविजन करने शुरू भी कर दिए थे। कंपनियों का मानना था, ये शायद कंपनियां इस बात से तैयार नहीं थी क्योंकि 6 एयरबैग के बाद इन कारों की लागत में, कॉस्ट में और ज़्यादा बढ़ोतरी होना तय है। शहरों में नौकरियों के कम मौके को देखते हुए मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। चालू वित्त वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम की मांग में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में मनरेगा के काम में कमी देखी गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो अप्रैल से अगस्त के दौरान इस योजना के तहत काम मांगने वाले 171 मिलियन थे, यानी कि करीब 17 करोड़ लोग थे, जो महामारी से ठीक पहले 2019-20 की समान अवधि में 144 मिलियन यानी कि 14 करोड़ 40 लाख थे। 19% ज़्यादा हैं तब से अब काम मांगने वाले। सर, क्या बता रहे हैं ताज़ा आंकड़े? 17 करोड़ लोग अभी भी मनरेगा में काम मांग रहे हैं, जबकि हमारे पास ये आंकड़े हैं या ये बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर तेज है। पिछली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर ने 7% से ऊपर का आंकड़ा दिखाया। लेकिन मनरेगा का आंकड़ा बताता है कि भारत के शहरी इलाकों में रोजगार की स्थिति क्या है। ग्रामीण इलाकों में 2 वजहों से रोजगार, मनरेगा के रोजगारों की मांग बढ़ी है। पहला एक तो ये कि मानसून की अस्त व्यस्तता के कारण और आर्थिक और कृषि उत्पादन में चुनौतियों के कारण ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त रोजगार नहीं है, इसलिए लोग मनरेगा की तरफ जा रहे हैं जो सामान्य कृषि गतिविधियों में रोजगार होते हैं। और दूसरा, शहरी इलाकों में इसके बावजूद कि आर्थिक विकास दर के आंकड़े हैं, शहरी इलाकों में ग्रोथ, रोजगारों की ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट्स की ग्रोथ रिवाइव होती नहीं दिख रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर इसमें है वो हाउसिंग है, जहां पर कंस्ट्रक्शन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से मनरेगा के पैरेलल जॉब्स आते हैं या अवसर आते हैं, वहां अवसर बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस साल सरकार को मनरेगा में बहुत ज़्यादा जॉब्स की मांग की उम्मीद नहीं थी शुभम, इसलिए इस साल सरकार ने बजट में इसके लिए आवंटन में कटौती भी की थी। लेकिन अब जो परिस्थिति बनती दिख रही है, ठीक खरीफ की बुवाई के मौसम में अगर आप अप्रैल से अगस्त के दौरान देखें, मनरेगा में रोजगारों की मांग बढ़ रही है। उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाली तिमाही में सरकार को मनरेगा में और ज़्यादा आवंटन करना पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तो आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को रिजर्व बैंक की परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक की तरफ से विनिवेश प्रक्रिया में किसी तरीके की छूट दिए जाने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत रिजर्व बैंक की तरफ से आईडीबीआई बैंक को किसी मौजूदा बैंक को बेचे जाने पर आपत्ति जताई जा सकती है। आईडीबीआई बैंक के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और सीएसबी बैंक के प्रमोटर जो थे, उस कंपनी ने, फेयरफैक्स इंडिया ने इसके लिए आवेदन किया था। अब 2 बैंकों ने आवेदन किया। आरबीआई को सर आपत्ति क्या है, कैसे बिकेगा आईडीबीआई बैंक? रिजर्व बैंक की एक स्थायी नीति है बैंकिंग उद्योग में इससे पहले से कि एक बैंक को दूसरे बैंक के अधिग्रहण की और खासतौर से किसी सरकारी विनिवेश होने वाले सरकारी बैंक में किसी दूसरे बैंक के अधिग्रहण की छूट ना दी जाए। और इस प्रक्रिया में आईडीबीआई बैंक का विनिवेश आकर फंस गया है। हालांकि सरकार की तरफ से या विनिवेश विभाग की तरफ से रिजर्व बैंक को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो इसे एक अपवाद स्वरूप मानकर आईडीबीआई का विनिवेश करे। आपको याद होगा कि आईडीबीआई का विनिवेश पिछले 1.5 साल से टल रहा है। अब एलआईसी का इसमें निवेश था, इसे एलआईसी के नियमों के तहत, आईपीओ के वादे के तहत इसका विनिवेश किया जाना है, एलआईसी को इससे बाहर निकलना है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने इसे खरीदने की पेशकश की है और यहीं रिजर्व बैंक की दुविधा सामने आ जाती है। अभी तक वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाया है कि वो इस नियम में ढील दे। रिजर्व बैंक का तर्क है कि अगर एक बार ये ढील दे दी गई तो फिर ये प्रेसिडेंट बन जाएगी, ये एक तरीके की नज़ीर हो जाएगी और इसके बाद फिर बाकी बैंकों के अधिग्रहण के लिए भी इस नियम को बदलना पड़ेगा। और इसलिए फिलहाल अभी की स्थिति में ये फाइल रिजर्व बैंक और आरबीआई के और दीपम के बीच में, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, इसके बीच में तैर रही है और ये फैसला नहीं हो पाया है। अब दुविधा यह है शुभम कि अगर बैंक को बैंक नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, क्योंकि बैंक को बेचा जाना है और यहाँ नीतिगत रूप से शायद रिजर्व बैंक को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा।
अदानी मामले पर सेबी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि सेबी ने अपनी जांच में अदानी मामले पर 2014 में आई डीआरआई की जो जांच रिपोर्ट थी उसको नज़रअंदाज किया है। याचिकाकर्ता ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सेबी की जांच को लेकर ये आरोप लगाया है। सर, कौन सी जांच, कौन सा मामला? ये एक पुरानी फाइल फिर खुलकर सामने आई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है उसमें डीआरआई की इस जांच का उल्लेख किया है कि नहीं, पर 2014 में डीआरआई ने एक चिट्ठी लिखकर तत्कालीन सेबी अध्यक्ष प्रमुख को यह बताया था कि अडानी समूह ने काफ़ी बड़ा फंड डाइवर्जन किया है स्टॉक्स में मैनिपुलेशन के लिए, स्टॉक के प्राइसेस को अपने तरीके से रिग करने के लिए। और ये बात डीआरआई की जांच में पहले से चल रही है। अब ये बात जब पिटिशनर की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, अब ये देखना है कि सेबी ने इस मामले को इसकी तरफ इशारा किया है या नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इस रिपोर्ट पहुंचने के बाद डीआरआई का मामला खुलने से सेबी के ऊपर एक नया दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और अगर सेबी ने 2014 के इस मामले को इग्नोर किया होगा या इसकी अनदेखी की होगी तो शायद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी की जाएगी, पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सीमेंट कंपनियों ने एक बार फिर से सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं। इस बार कंपनियों ने पूर्वी भारत में सीमेंट की कीमतें बढ़ाई हैं। पहले दक्षिण और पश्चिम भारत में दाम बढ़ाए गए थे। कंपनियों ने सितंबर में लगातार दूसरी बार सीमेंट महंगा किया है। सीमेंट के दाम बढ़ने की वजह से मंगलवार को शेयर बाजार में सीमेंट की कीमतों में तेजी देखने को मिली। आपके लिए भले ये खबर अच्छी ना हो अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, लेकिन कंपनियों के लिहाज से तो अच्छा है कि अगर वो रेट बढ़ाएंगे तो मार्जिन बढ़ेंगे उनके। सर, क्यों बढ़ा रही हैं कंपनियां दाम? करीब 3, 4, 5, 6 महीने से ज़्यादा समय हुआ है और अब हम देख रहे हैं कि सीमेंट कंपनियों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू की है। जैसे जैसे मानसून का मौसम सिमटना शुरू होता है और मानसून की वापसी शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं और सीमेंट की डिमांड बढ़ती है। पूर्वी भारत के इलाकों में सीमेंट कंपनियों को उम्मीद है कि थोड़ी बेहतर मांग निकलेगी और इसलिए इस कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण वजह कच्चे माल और ऊर्जा की लागत, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ने के कारण भी एक वजह है सीमेंट कंपनियों की तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी का। आगे बढ़ते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारत ने अमेरिका के साथ कई व्यापार विवादों को सुलझा लिया है, उनको सेटल कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैक्स कम हो सकता है, यानी कि वहां से आने वाला सामान अब सस्ता हो सकता है। इस वजह से भारत में अमेरिकी की फूड प्रोडक्ट आप आने वाले दिनों में उनकी इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है और आप नए नए ब्रांड्स भी भारत में देख सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत से अमेरिका से सेब, बादाम, पोल्ट्री प्रोडक्ट का आयात बढ़ सकता है। सर, सबसे पहले तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिन पर ये छूट दी जा रही है? शुभम, G20 की बैठक के साइड लाइन्स में पीछे ये सब कुछ हुआ जो अब निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि जो लोग मनी सेंट्रल से को नियमित रूप से देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जब बाइडेन भारत की यात्रा में आ रहे थे उससे पहले ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और अमेरिका से दाल के आयात पर स्पेशल ड्यूटी का एग्जम्पशन या रियायत दी थी। ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत चिकन के प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट और इसके अलावा कुछ फल और एप्पल जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 से 10% की, फ्रेश और प्रोसेस्ड आइटम पर 5 से 10% की कमी की गई है। अमेरिका की तरफ से भारत में इन उत्पादों का बाजार खोलने की कोशिश लंबे समय से की जा रही थी। आपको याद होगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री हाल में अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहाँ भी इस पर चर्चा हुई थी और उस दौरान एक सहमति बनी थी, जिस सहमति में यह था कि भारत और अमेरिका जो WTO में अपने डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, उनको निपटाएंगे। माना जा रहा है कि वो अमेरिका ने उन विवादों को वापस लेने के बदले भारत से ये रियायतें हासिल की। सर, डेयरी प्रोडक्ट पर लेकर भी कुछ सहमति बनी है? पोल्ट्री प्रोडक्ट को लेकर, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भी एक सहमति थी और एग्स को लेकर जो WTO में डिस्प्यूट बना था उसे भी रिजॉल्व कर लिया गया और उसके बदले भी भारत ने उस असहमति को या उस विवाद को दूर करने के बदले भारत में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के आयात को सस्ता करने का फैसला किया है। तो इस तरह से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट यानी फल, सब्जियां, फल और इसके अलावा डेयरी और चिकन प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक पूरा बैग है, जिस बैग को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत आकर इन समझौतों के तौर पर अपने उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार में रियायतें हासिल की हैं।
देश में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे आईटी हार्डवेयर का इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को छूट मिलने जा रही है। सरकार ने इंपोर्ट वाली सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस की बाध्यता नहीं होगी, यानी कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बेरोक टोक इंपोर्ट कर सकेंगी, जितना चाहें वो इंपोर्ट कर सकेंगी। माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ये कदम उठाया है। एप्पल, डेल, लेनोवो, एसर, आसूस, ये वो बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में जितना इंपोर्ट होता है उसका लगभग 90% इंपोर्ट करती हैं। सर, फाइनली इस फैसले से सरकार पीछे हट गई। हाँ, और ये फैसला फाइनली अब वापस लौट गया, जिसको हम लगातार आपको बता रहे थे कि सरकार इस फैसले के बाद बड़ा चौंकाने वाला फैसला था कि भारत ने अचानक कह दिया था कि हार्डवेयर के इंपोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से लाइसेंसिंग होगी। काफ़ी चर्चा हुई, विरोध हुई। अब तार जोड़ने की कोशिश करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से पहले अमेरिका की प्रमुख आईटी कंपनियां, जिनका नाम शुभम ने आपको बताया, HP, डेल, सैमसंग और तमाम HP, डेल और लेनोवो जैसी कंपनियां, और इसके साथ और भी निर्यातकों ने अमेरिका के व्यापार विभाग से बात की थी और उनसे कहा था कि भारत में इस तरीके की पाबंदियां, इस तरीके का लाइसेंस परमिट राज नहीं आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की थी और ये बात स्पष्ट थी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे तो वहाँ ये मामला उठाएंगे। और उसके बाद अब उस फैसले के बाद अब तय किया गया है कि कोई मैंडेटरी लाइसेंसिंग आयात पर नहीं होगी। केवल आयात के लिए इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो आमतौर पर वैसे भी आयात के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, कई सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि वे जानना चाहती है कि इनका सोर्स क्या है, इन इंपोर्ट्स का सोर्स क्या होने वाला है। चर्चा यही थी कि चीन से भारत में बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आयात होता है और उसे रोकने की कोशिश की जानी थी। तो मैंडेटरी लाइसेंसिंग का क्या होगा? लाइसेंसिंग के मामले में सरकार ने कहा कि अगला वित्त वर्ष जब शुरू होगा तब हम देखेंगे कि इसमें कोई कोटा तय किया जाए या इसमें में अलग अलग देशों से आयात का के लिए कोई नए नियम बनाए जाए। फिलहाल अगले सेशन तक लोकसभा चुनाव होगा, तो इसलिए अब ये ऐसा लगता है कि आयात पर आईटी हार्डवेयर के आयात पर जो लाइसेंसिंग की पूरी कोशिश है, ये कम से कम 1 साल के लिए से 7-8 महीने के लिए तो टल ही गई है। इसका असर हमें बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स के और हार्डवेयर की आपूर्ति बढ़ते हुए दिखाई देगा और जो कीमतों में बढ़ोतरी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ था भारत में इस पाबंदी की संभावना को देखते हुए, और कीमतें भी ऊपर गई थी। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच अब एक्सपर्ट छोटी और मझोली कंपनियों में शेयर ट्रेडिंग की सलाह देने से बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में फिलहाल के लिए सलाह देना बंद कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में BFSI सेक्टर को छोड़ बाकी सभी सेक्टरों में शेयरों में ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। अब सैचुरेशन आ गया, मतलब जितना बढ़ सकते थे, जितना पोटेंशियल था, जितना दम दिख रहा था शेयरों में, उतना वो चल चुके हैं। निफ्टी 500 की कंपनियां 90% कंपनियां ऐसी हैं जो 200 DMA से ऊपर काम कर रही हैं, यानी कि 200 दिन का उनका जो मूविंग एवरेज है उनके ऊपर काम कर रही हैं। इस वजह से शेयरों में खरीद से परहेज की सलाह फिलहाल दी जा रही है। सर, क्यों बच रही हैं कंपनियां या एक्सपर्ट अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सलाह देने से? बाजार में कम से कम इस सेगमेंट में किस्म का बबल बनता दिखाई दे रहा है, और ये बात अब जो निवेश सलाहकार है, निवेश कंपनियां भी कहने लगी हैं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब पिछले 3 से 6 महीने में 20 से 32%, और निफ्टी का स्मॉल का इंडेक्स 3 महीने में करीब 23%, 3 महीने में 23% और 6 महीने में 35% ऊपर गया है। अधिकांश कंपनियां जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी में हैं, उनके वैल्यूएशन अब बेहद हाई हो चले हैं। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में, जिसको लेकर आज बाजार में काफ़ी सक्रियता भी दिखाई दी, हालांकि बाजार की अंतर्धारणा अच्छी थी पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट दिखाई दी। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कहा है कि इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशन में और स्पेकुलेशन का, सट्टेबाजी का तो इतिहास है, पर इनका भविष्य उतना आशान्वित नहीं करता है जितना वैल्यूएशन इनके ऊपर है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री मीडियोकर है और फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, यानी जो निवेश इसमें किया जा रहा है, जो पैसा इसमें डाला जा रहा है, उस पर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है, और यही वो बबल की संभावना है। खुलकर फिलहाल अब बाजार के विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि शेयर बाजार के इस सेगमेंट में, स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट में एक किस्म का बबल बन रहा है, सट्टेबाजी हो रही है और इससे बचने की ज़रूरत है। आपने भी अगर निवेश कर रखा है, आप भी स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इस बात की सलाह देना बंद कर दिया है कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में खरीदारी करें। ओवरऑल मार्केट में भी सर क्या कोई बबल की स्थिति बनते देख रहे हैं आप?
कहना मुश्किल है, लेकिन बाजार में जो तेजी है और जो मैक्रो पिक्चर बाजार में दिख रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की या दुनिया की अर्थव्यवस्था में दिख रही है, उसे देखते हुए काफ़ी कुछ एक किस्म का डाइवर्जेंस बाजार में दिखाई देता है। अब अगर आप अभी शेयर बाजार से बाहर निकलकर तस्वीर देखें तो महंगाई की वापसी होती दिखाई दे रही है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, कच्चा तेल $90 के आसपास है, रुपया 83 के आसपास है। उसके बाद भी भारतीय बाजार में एक तेजी है जिससे आप उस लेवल तक पहुंची हुई तेजी माने ना माने, इस पर मतभेद हो सकता है कि यहां से एक गिरावट या करेक्शन आएगा। लेकिन इस तेजी के नेचर में पिछली तेजी से फर्क है। यह पहली ऐसी तेजी हाल फिलहाल में है जहां पर विदेशी निवेशकों ने तेज बिकवाली की है। हमने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की सेल ऑफ एफआईज की देखी। लेकिन दूसरी तरफ इक्विटी का इनफ्लो स्मॉल इन्वेस्टर से काफ़ी तेजी से बढ़ा है और यह भारतीय बाजार के मिजाज में एक बड़ा बदलाव है कि भारतीय बाजार में इस बार इस तेजी को पूरी तरह डोमेस्टिक इन्वेस्टर सस्टेन कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशक यहां से वापस निकासी कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण माइन्यूट बात समझना है कि आमतौर पर विदेशी निवेशक जब निकासी करते हैं तो बाजार के सेंटीमेंट पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, पर इस बार वो भी नहीं दिखाई पड़ा। बाजार के सेंटीमेंट पर भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर नहीं दिख पड़ा। अब इसे आप दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि भारतीय बाजार में तेजी के दौरान मुनाफा वसूली कर रहे हैं विदेशी निवेशक, वो अपना मुनाफा निकालकर बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन बाजार उस जोन में है जहां अब दबाव ज़्यादा है और बाजार में लड़खड़ाने के खतरे कई तरह से अलग अलग तरह से जाहिर किए जा रहे हैं। और बाजार अब नई ऊंचाई पर है। निफ्टी 20,000 का स्तर छुआ, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के करीब है और यही वो समय है जब बाजार में लगातार तेज़ी बनी हुई है। लास्ट लेग में सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक आते हैं जब ऐसा लगता है कि अब तो कुछ भी खरीदिए चलता है, और उसके बाद जब बाजार में गिरावट आती है तो इस लेग में सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशकों को ही चोट पहुंचती है। तो अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आप हमारे जो शोज़ हैं इन 80-90 पूरे 100 फार्मूला गुरु, इनमें ज़रूर देखिए और शिरकत कीजिए और जानिए एक्सपर्ट सलाह क्या दे रहे हैं, इस समय कौन से शेयरों में जाने की, कहां से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये सबसे नाजुक समय है बाजार के लिहाज से कि आप कहां अपने सौदे बनाकर रखें, कहां से फिलहाल निकल जाएं। अगली खबर, भारत में सऊदी अरब अपना निवेश बढ़ाने जा रहा है। भारत दौरे पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत में निवेश के लिए 50 से ज़्यादा करार किए। इन करार के तहत करीब $100 अरब का निवेश किया जाना है, जिनमें एक मेगा रिफाइनरी की स्थापना भी शामिल है। सर, कितनी परियोजनाएं ज़मीन पर उतरेंगी, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? लंबे समय बाद भारत और सऊदी अरब के बीच में कुछ व्यापार बढ़ाने के और निवेश बढ़ाने के किसी समझौते पर या इंटेंशन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत में आमतौर पर अरब से बड़ा निवेश अमीरात से आता है, जिसमें कि निवेश भारत में के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जो अरब की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं उनमें है। बट सऊदी अरब के साथ एक बड़ी चुनौती भारत की है कि सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत बड़ा इम्पोर्टर है कच्चे तेल का। एक जो सूचना भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उम्मीदों भरी, संभावनाओं भरी हो सकती है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लंबे समय में पता चलेंगी, बहुत सारे इंटेंशन एग्रीमेंट हैं, लेकिन ये पता चला है कि सऊदी अरब का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो भारत में अपना दफ्तर खोलना चाहता है। सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया के उन टॉप 10 सॉवरेन वेल्थ फंड में है जिन्होंने बड़ा निवेश कर रखा है पूरी दुनिया में, और उनके पास प्योर कैपिटल है, नॉन डेट कैपिटल है। भारतीय निवेशकों के लिए एक विकल्प हो सकता है कि सॉवरेन वेल्थ फंड से फंड्स लेकर भारत में नए निवेश कर सके। लेकिन भारत और सऊदी के बीच व्यापार की नई वार्ताएं जरूर खुली हैं, शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। अगस्त के दौरान देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ में 3 व्हीलर और 2 व्हीलर की बिक्री भी बढ़ी है। हालांकि 2 व्हीलर की बिक्री वैसी ग्रोथ नहीं है जैसी ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में या 3 व्हीलर की बिक्री में आई है। अगस्त में 3 व्हीलर्स की बिक्री करीब 69% बढ़ी है, जबकि पैसेंजर गाड़ियों की सेल में 11% का इजाफा हुआ है। पैसेंजर गाड़ियों में बिक्री में सबसे ज़्यादा योगदान SUV का है, यानी कि बड़ी गाड़ियों के बाजार में सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। एडटेक कंपनी बायजूस अपना $1.2 अरब का समूचा कर्ज उतारने के लिए विदेशी इकाइयों एपिक और ग्रेट लर्निंग को बेचने की योजना बना रही है। यानी कि अब ये स्थिति आ गई है कि कर्ज उतारने के लिए अपनी जो 2 अच्छी कंपनियां हैं उनको बेचिए और उनसे जो पैसा है उनसे कर्ज उतार दीजिए। चर्चा ऐसी है कि बायजूस अपने कर्जदाताओं के साथ संपर्क कर रही है और उनके समक्ष अपने विदेशी कारोबार की बिक्री के जरिए उनका पूरा कर्ज लौटाने का प्रस्ताव रख रही है। ये कर्ज $1.2 अरब यानी करीब $9,956 करोड़ रुपए का है।
फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा जल्द ही एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लाने वाला है जो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात का खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में क्या बताया गया कि मेटा का नया एआई मॉडल अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। ये इसके व्यावसायिक वर्जन लामा 2 से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। महीने भर पहले जो टमाटर किसानों को मालामाल कर रहा था उसी को अब किसान फेंकने पर मजबूर हैं। देखिए 2 महीने में तस्वीर कैसे बदल गई। अगस्त की शुरुआत में टमाटर का रिटेल भाव 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की खबरें थीं। 300 रुपये प्रति किलो, 250 रुपये प्रति किलो टमाटर बिक रहा था। उस समय कृषि उपज मंडियों में भी किसानों को टमाटर के प्रति किलो 100 से 150 रुपये किलो का भाव मिल रहा था। लेकिन अब कृषि उपज मंडियों में उसी टमाटर का भाव 2 रुपये प्रति किलो तक गिर गया है। सोमवार को महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में टमाटर का न्यूनतम भाव 2 रुपये प्रति किलो और अधिकतम भाव 6 रुपये प्रति किलो, औसत भाव 4 रुपये प्रति किलो गया। मतलब बहुत अच्छा टमाटर जो था वो भी 6 रुपये किलो से महंगा नहीं बिका। सितंबर के दौरान मंडियों में टमाटर की आवक में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से भाव में गिरावट देखने को मिली है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? मेटा का एआई एक और नया उत्सुकता जगाने वाली खबर है। हम अमेज़ॉन का, गूगल का और इसके अलावा ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म देख चुके हैं। ये कंपनी अभी तक इस रेस में की तैयारी में थी। अब ये पता चल रहा है कि मेटा कई सारे चिप्स और इक्विपमेंट जुटाकर एक नए तरीके के एआई सिस्टम की बात कर रही है जो चैट जीपीटी 4 के लेवल का होगा, यानी सबसे एडवांस स्टेज का एआई होगा। ये भी संकेत मिले, हालांकि भी शुरुआती तौर पर है, कि मेटा या फेसबुक जिसको कहें वो चाहती है कि इस एआई के प्लेटफॉर्म के बेस पर और भी कई प्रोग्राम्स अलग अलग विकसित किए जाएं। देखने वाली बात होगी कि जनरेटिव एआई के अगले चरण में मेटा कौन सी नई चीज़ लेकर आती है। बाजार में तरह तरीके की खबरें हैं कि मेटा अपने इंस्टाग्राम में कई जगह चैट बॉट्स लगाकर या कई तरह जगह एआई के प्रोग्राम लगाकर टेस्टिंग भी कर रही है, जिससे पता चल सके कि एआई की संभावनाएँ क्या हैं। ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर होगी शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।